मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर, रोचक और रहस्यात्मक और रोमांचक विषय पर आधारित। शीर्षक का नाम है कुंडली द्वारा जानिए मृत्यु कब होगी। जी हाँ मित्रों, हर लोग जानना चाहते हैं कि मृत्यु कब होगी, वो डेथ टाइम कैलकुलेशन कैसे करें, या एक जिज्ञासा, एक इच्छा रहती है। दिन की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु को भूले हुए भी लोग रहते हैं, लेकिन जानने की जिज्ञासा होती है। और आप सभी दर्शक मित्र ज्योतिष के जिज्ञासु भी हो, पिपासु भी हो, ज्योतिष सीखने की लालसा भी है, और हमारे दर्शक मित्र ज़्यादातर ज्योतिष में कुशल और शिक्षित होना चाहते हैं। तो आज हम वो टॉपिक लेके आए हैं, इसका अंग्रेजी है डेथ टाइम कैलकुलेशन रूल्स। इसमें हमने, आप थंबनेल में पढ़े होंगे कि 16 सूत्र हैं, और ये 16 सूत्र आपको कहीं एक किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने अध्ययन, अभ्यास, शोध और अनुभव के द्वारा मैंने ये 16 सूत्र इस पे लिखा है बोर्ड पे। आप चाहेंगे तो इसको नोट करके और समय की गणना आप दिन और घंटा मिनट तक कर सकते हैं। वर्ष, दिन, घंटा, मिनट, पूरा मृत्यु का समय कब आप स्वयं कर सकते हैं और मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। इसमें हमने 16 सूत्र दिया है। अगर किसी का बर्थ डिटेल देता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये नाते आप इन्हीं 16 सूत्रों पर ध्यान दें और इसको समझें। यहाँ छोटा सा हमने लग्न चक्र दिया है, जरूरत पड़ेगी इससे भी। पहला सूत्र है केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स का प्रयोग। जी हाँ मित्रों, अक्सर आप आयु गणना और मृत्यु समय निर्धारण में चर स्थिर द्वि स्वभाव में लग्न है कि नहीं है, होता तो लग्न से ही है। प्रचलित पद्धति में भी, वर्तमान पद्धति में और केपी सिस्टम में। लेकिन केपी में नियम बदल गया, उसमें हम लग्न को देखते हैं और इसमें हम लग्न के उप नक्षत्र स्वामी को, दोनों बदल गया। लग्न और लग्नेश एक दूसरी चीज है। लग्न भाव का स्वामी कोई ग्रह है, लेकिन लग्न भाव का उप नक्षत्र स्वामी वही ग्रह हो सकता है या दूसरा ग्रह, क्योंकि उप नक्षत्र की गणना जब हम करते हैं केपी में तो मात्र 3 मिनट से 9 मिनट तक के जन्म समय के अंतर को यह दर्शाता है, और ये कैलकुलेशन सही होता है। और पहले वाला कैलकुलेशन 2 घंटे पर आता है। तो आइए हम, क्योंकि किस मूर्ति पद्धति में जो भी फलादेश कहा जाता है, आप भाग्य में क्या लेके आए हो, ये कस्पल सिग्निफिकेटर्स द्वारा कहा जाता है। इसको बार बार हमने बताया, समझे। अगर पहला बात तो यह है केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स का प्रयोग करें, अर्थात लग्न भाव जो है, इस भाव का उप नक्षत्र स्वामी कौन है, और उप नक्षत्र स्वामी के आधार पर हम आयु और मृत्यु के समय की गणना करते हैं। 16 सूत्र हम बता रहे हैं, और उसके बाद अंत में कैलकुलेशन, कंक्लूजन के तौर पर तब इसमें हम रिजल्ट में आएंगे। दूसरा सूत्र है लग्न भाव के उप नक्षत्र स्वामी द्वारा गण। ये दो सूत्र बता सकेंगे, कस्पल सिग्निफिकेटर का प्रयोग, और दूसरा लग्न भाव के उप नक्षत्र स्वामी। तीसरा है मारक भाव, लग्न भाव का उप नक्षत्र स्वामी। अगर मारक भाव का कार्य तो मारक, बाधक और प्रबल मारक और साधक, चारों भाव आप जान लीजिए। मारक भाव कुंडली के हैं 2, 7, 6, 8, 12। हाँ, 2, 7, 6, 8 और 12। बाधक भाव हैं
चर लग्न में 11वां, जैसे चर लग्न है तो 11वां भाव बाधक। अगर स्थिर लग्न होता, वृषभ लग्न होती तो 9वां भाव बाधक हो, और मिथुन लग्न अगर होती द्वि स्वभाव तो 7वां भाव बाधक। तो 7वां तो मारक होता है, अभी बाधक हो जाएगा। तो अब मारक भाव यही हुआ आपका 2, 7, 6, 8 और 12 हमने बताया। बाधक भाव है चर लग्न का 11वां, स्थिर लग्न का 9वां और द्वि स्वभाव लग्न का 7वां। और प्रबल मारक भाव है द्वि स्वभाव लग्न में 7वां। द्वि स्वभाव लग्न में चूंकि 7वां पहले से मारक है और ये बाधक भी हो जाता है, इस नाते ही प्रबल मारक रहेंगे। साधक या कारक भाव, मतलब आय की रक्षा करने वाले या आय की वृद्धि कारक भाव, 1, 5, 9, 11 कुंडली के 1, 5, 9 और 11, 1, 5, 9 और 11 ये भाव आय वृद्धि कारक है। लेकिन हमने अभी बताया कि बाधक भाव चर लग्न में 11वां जो होता है और स्थिर लग्न में 9वां होता है। अगर जातक की कुंडली चर लग्न की है तो 11वें भाव को आय वृद्धि कारक नहीं माना जाएगा और आय वर्धक में शामिल नहीं होगा। अगर जातक की कुंडली स्थिर लग्न की है, मान लीजिए वृष लग्न की होती, तो 9वें भाव को बाधक ही माना जाता है, वो मारक की श्रेणी में आएगा, साधक की श्रेणी में नहीं। तो बस 1, 5, 9 बचते चर लग्न में, और स्थिर लग्न में 1, 5 और 11 बचते 9वां बाधक। इस तरह से मारक बाधक और द्वि स्वभाव लग्न में तो 7वां स्थान ही है, तो उसमें 1, 5, 9, 11 आय बाधक। 7वां स्थान द्वि स्वभाव लग्न में प्रबल मारक। अब हाँ ये दीर्घायु खंड नहीं, प्रबल मारक हमने बताया, साधक भाव बताया। अब आइए दीर्घायु खंड। आय खंड 3 प्रकार की होती है, एक दीर्घायु खंड, एक मध्यायु खंड, एक अल्पायु खंड। तो अल्पायु उसको कहते हैं कि जन्म से लेके 33 वर्ष 33 ईयर्स तक ये अल्पायु होता है। इसमें जिसकी मृत्यु होती है उसको अल्पायु कहते हैं। 33 वर्ष से 66 वर्ष तक जिसकी मृत्यु हो उसको कहते हैं मध्यायु खंड, और 66 से अधिक 120 वर्ष तक उससे भी आगे परमायु, अमितायु, दीर्घायु, तो इसको दीर्घायु। अब आप जान गए 33 वर्ष तक अल्पायु, 66 वर्ष तक मध्यायु और 66 से अधिक दीर्घायु। अब इसी आयु खंड में जो कैलकुलेशन से निकलेगा उसी आयु खंड में जातक की मृत्यु। अब हमने बता दिया अल्पायु। अब बाधक भाव दीर्घायु में शामिल नहीं हो, जबकि 1, 5, 9, 11 भाव ये दीर्घायु कारक है, लेकिन जो बाधक भाव हैं ये दीर्घायु में शामिल नहीं होंगे। जैसे चर लग्न में 11वां, स्थिर में 9वां और द्वि स्वभाव में तो 7वां। तो इस तरह से उसके बाद 11वां है निर्धारित आयु खंड में मारक बाधक ग्रह के दशा अंतर्भुक्ति में मृत्यु होगी। अब जो आयु खंड निर्धारित कर दिया गया उसी आयु खंड में जो मारक ग्रह हैं, मारक ग्रहों के दशा अंतर्भुक्ति में, दशा में अंतर्दशा में प्रत्यंतर कालखंड आप निकाल लेंगे, उसी में मृत्यु होगी। कई कुंडलियों में कई घटनाओं में हमने कालखंड निकाल के बताया, उसी कालखंड में मृत्यु। लेकिन उसी आयु खंड, ये नहीं कि मारक की दशाएं चल रही हैं तो आयु खंड दीर्घायु हो तो मध्यायु में मृत्यु हो जाए, आयु खंड मध्यायु हो तो अल्पायु में, ऐसा नहीं होता। जब वो आयु खंड आवे गणना से, तब जैसे आयु खंड कैसे आप निर्धारित करें। अगर कोई ग्रह अगर लग्न का उपनक्षत्र स्वामी 1, 5, 9, 11 इन्हीं भावों का कार्य है, लेकिन वो बाधक नहीं है, तो वो दीर्घायु होगा। अगर किसी लग्न का उपनक्षत्र सामने 1, 5, 9, 11 इन भावों का भी सिग्निफिकेटर है, और 2, 2, 7, 6, 8 और 12 भाव भी दोनों सम्मिलित हो, दीर्घायु और
अल्पायु तो बाधक आवृद्धि कारक और मारक भाव अगर शामिल हो, 1 5 9 11 और 2 6 7 8 12 मिक्सचर हो तो ये मध्याय खंड हो। लेकिन अगर केवल मारक भाव आए हो 9 6 8 12 7, 1 5 9 11 नहीं आया है या बाधक भाव ही उसमें शामिल है तो अल्पायु खंड हो। तो इस तरह से मित्रों आप पहले ये निश्चित करिए कि जातक अल्पायु है, मध्यायु है, दीर्घायु, और जिस खंड में उसकी मृत्यु खंड है उसमें जब मारक बाधक ग्रहों की दशाएं आएंगी, अंतर्दशा और प्रत्यंतर तक निकाल के 4-6 महीने आप कम कर सकते। महादशा तो लंबी होती है, अंतर्दशा थोड़ा साल 2 साल होगी, प्रत्यंतर 2-4-6 महीने का हो। इस अवधि को आप गणना जब कर लेंगे तब उस समय आपको ये गणना करना होगा, देखना होगा कि जो शनि है राहु और केतु कुंडली के 8वें भाव से गोचर में भ्रमण करेंगे। कोई शनि राहु केतु तीनों, शनि राहु या शनि केतु दोनों, या कोई ये कहीं अगर इसमें आ गया है तो वही उस समय होगा। दूसरा विषय हम बता दे रहे हैं, फिर अभी आप 16 सूत्र हैं इसको लिखिए, 16 हमने बता रहे हैं। और आप दिन की गणना भी कर सकते हो। 4-6 महीने में जो प्रत्यंतर की का कालखंड आएगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो मारक और बाधक ग्रह हैं आपके, उनके राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में तीनों ग्रह हों, दशा स्वामी अंतर्दशा होकर इसमें से उसे किसी न किसी राशि नक्षत्र उप नक्षत्र में होंगे तो वही वो 1-2 दिन का समय आप कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। अब उस अवधि में चंद्रमा इन्हीं मारक बाधक ग्रहों के राशि नक्षत्र में होगा तो दिन कैलकुलेशन हो जाएगा और उसी दिन में लग्न वही होगी जो मारक बाधक ग्रहों के राशि नक्षत्र और उप नक्षत्र उप नक्षत्र में होगी, उसको भी कैलकुलेट करके आप घंटा मिनट या 4:10 या 12:05 इस तरह से आप निश्चित समय का भी निर्धारण कर सकते हैं। आप जो है एकदम कुंडली द्वारा जान जाएंगे कि जातक की मृत्यु किस वर्ष में, किस महीने में, किस तारीख को और किस समय होगा। जी हाँ मित्र, कई वीडियो में हमने बताया है, जैसे बर्थ टाइम कैलकुलेशन, रेक्टिफिकेशन का, वेरिफिकेशन का, उसी तरह से भी है। इस नियम में आपको पारंगत होना पड़ेगा। और यहाँ हम 11वें तक पढ़े हैं, 12वां पढ़ लीजिए। मृत्यु अवधि में शनि राहु केतु 8वें भाव से गोचर है, हमने बताया है। फिर 13वां भाव है, उक्त निर्धारित अवधि में दशांतर और प्रत्यंतर के ग्रह का एक दूसरे के राशि नक्षत्र और उप नक्षत्र में गोचर होगा और उसी निर्धारित अवधि में चंद्रमा इन्हीं दशा स्वामियों के राशि नक्षत्र से गोचर करेगा तो वो दिन निश्चित हो जाएंगे। और लग्न राशि नक्षत्र उप नक्षत्र इन्हीं मार्केशों का होगा तो वही वो घंटा मिनट सेकंड समय होगा मृत्यु का। एक अंतिम में हमने लिखा है जो बड़ा ही लाभदायक है, आप सब सुने होंगे पहले दिन। प्रचलित ज्योतिष है कि 8वें स्थान का कारक होता है शनि, और शनि आयु वृद्धि कारक होता है। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में जन्म के समय शनि 8वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव पर उसकी दृष्टि हो तो निश्चित रूप से आयु खंड मारक बाधक होते हुए भी अगर अल्पायु है तो दीर्घायु हो जाएगा, और अगर दीर्घायु है अल्पायु है तो मध्यायु हो जाएगा, और अगर मध्यायु है तो दीर्घायु हो जाएगा। जैसे शनि, एक उदाहरण दे रहा हूँ, शनि यहाँ 6वें में बैठा है तो 8वें पर दृष्टि होगी तीसरी, 11वें बैठा है उसकी 10वीं दृष्टि होगी। यहाँ देखो शनि दूसरे में बैठा है तो 7वीं दृष्टि 8वें पर है।
अगर जन्म कुंडली में ऐसा शनि है तो निश्चित रूप से अगर आज खंड गणना करने पर अल्पाय हो रहा है तो मध्याय होगा, और मध्याय हो रहा है तो दीर्घाय हो जाएगी, एक कक्षा ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये शनि का प्रभाव होता है। इस तरह से मित्रों आप ये पूरा मेरा नोट आप नोट कर सकते हो और जान सकते हो। जरूरत पड़ने पर आप हमारा सहयोग ले सकते हो, परामर्श ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वीडियो लंबी न हो ये नाते आज का टॉपिक है समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।